वेलकम टू ऑस्कर ऑन पॉइंट, जहां हम ऑस्कर विनिंग मूवीज को एक्सप्लेन करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो सिर्फ मूवी नहीं है, एक एहसास है। एक ऐसी सच्ची कहानी जिसने दुनिया को दिखाया कि एक इंसान भी इतिहास बदल सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध के अंधेरी रातों में जब इंसानियत दम तोड़ रही थी, तब एक जर्मन बिजनेसमैन ने मौत के साये में भी उम्मीद की लौ जलाई रखी। आज की मूवी है दोस्तों शिंडलर्स लिस्ट। वो फिल्म जिसने हमें सिखाया कि भले ही दुनिया खामोश हो जाए, लेकिन इंसानियत की आवाज कभी भी नहीं मरती है। इस मूवी को अपनी सच्ची कहानी के लिए ऑस्कर्स में 12 नॉमिनेशंस मिले थे, जिसमें से इसने 7 ऑस्कर्स जीते, इंक्लूडिंग बेस्ट पिक्चर एंड बेस्ट डायरेक्टर। तो दोस्तों देर नहीं करेंगे और इस सच्ची कहानी की रूह तक पहुंचेंगे। कहानी की शुरुआत होती है 1939 के पोलैंड से, जब द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पे था। नाजी जर्मनी ने सिर्फ 3 हफ्तों में पोलैंड पे कब्जा कर लिया। यहूदियों के खिलाफ अत्याचार शुरू हो चुके थे। उन्हें उनके घरों से बेघर किया जा रहा था, यहूदी बस्तियों में बंद किया जा रहा था और फिर कंसंट्रेशन कैंप्स में भेजा जा रहा था, जहां उनकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं थी। आगे हमारी मुलाकात होती है ऑस्कर शिंडलर से, एक जर्मन बिजनेसमैन और नाजी पार्टी का सदस्य। शिंडलर एक मौकापरस्त इंसान है जो युद्ध के हालात में अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता है। वो चेकोस्लोवाकिया से आया है और युद्ध से मुनाफा कमाने की उम्मीद में यहूदियों की सस्ती मजदूरी का फायदा उठा के जर्मन सेना के लिए एनामेल के बर्तन बनाना चाहता है। वो एक नाजी पार्टी में जाता है जहां नाजी सेना के बड़े बड़े ऑफिसर मौजूद होते हैं। शिंडलर अपनी चालाकी और रिश्वत के दम पे इन ऑफिसर से दोस्ती करता है और जल्द ही सभी उसे पहचानने लगते हैं। दरअसल शिंडलर का प्लान है एक फैक्ट्री शुरू करना जो बर्तन बनाएगी, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं है। इसीलिए वो एक यहूदी अकाउंटेंट इत्साक स्टर्न से मिलता है और उसे कहता है, मुझे फंडिंग चाहिए। अगर कोई यहूदी बिजनेसमैन मेरे बिजनेस में पैसा लगाए तो मैं फैक्ट्री में उसे हिस्सेदारी दूंगा। उस वक्त नाजी सरकार ने यहूदी लोगों को बिजनेस करने से मना कर दिया था, लेकिन वे किसी जर्मन के बिजनेस में पैसा लगा सकते थे। स्टोन उसकी बात मान लेता है और यहूदी निवेशकों को शिंडलर के साथ जोड़ता है और कुछ इस तरह शिंडलर को पैसा मिल जाता है। वो अपनी फैक्ट्री शुरू करता है, लेकिन वो तय करता है कि उसकी फैक्ट्री में सिर्फ यहूदी मजदूर काम करेंगे, क्योंकि वे कम से कम पैसों में काम करने के लिए तैयार थे। आगे ऑस्कर उन्हें वर्क परमिट दिलवाता है, जिससे उन्हें कंसंट्रेशन कैंप में भेजने से बचाया जा सके। दोस्तों, जिन लोगों को कंसंट्रेशन कैंप के बारे में नहीं पता, मैं उन्हें बता दूं कि नाजी जर्मनी द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बड़े बड़े विशाल कारागार और श्रम शिविर बनाए गए थे, जहां लाखों लोगों को बिना किसी कानूनी मुकदमे के कैद कर लिया जाता था। उसे कंसंट्रेशन कैंप कहते थे। आगे शिंडलर को पता चलता है कि कई मजदूरों को धातु का काम नहीं आता है। वो कहता है, कोई बात नहीं, तुम सबको काम सिखाया जाएगा। आगे हम उस समय के भयावह दृश्य को देखते हैं। हम देखते हैं कि यहूदियों को उनके घरों से नाजियों द्वारा निकाल दिया गया था। हम ये भी देख पाते हैं कि युद्ध की सनक ने जर्मन बच्चों के अंदर भी यहूदियों के लिए सिर्फ नफरत ही पैदा की। जर्मन बच्चे ना कि सिर्फ यहूदियों से नफरत करते थे, बल्कि उन पे थूकते थे। शिंडलर का अकाउंटेंट इत्साक स्टर्न इस फैक्ट्री की आड़ में कई यहूदियों की जान बचाता है। वो उनको एक जरूरी कारीगर का सर्टिफिकेट देता है, जिससे नाजियों को लगता है कि ये लोग बहुत काम आएंगे। वो एक बुजुर्ग व्यक्ति को भी काम देता है जिसका एक हाथ नहीं होता। जब शिंडलर को ये पता चलता है तो वो गुस्सा होता है। वो कहता है, ऐसे लोग हमारे प्रोडक्शन को प्रभावित करेंगे। हम आगे देखते हैं कि ऑस्कर का बिजनेस का आइडिया काम आ गया है। उसको बिजनेस में बहुत फायदा होने लगता है, लेकिन बाद में एक हादसा होता है। जब सभी यहूदी काम पे आ रहे होते हैं तो सड़क पे बर्फ जमी होती है। नाजी सैनिक सबको बर्फ हटाने के लिए कहते हैं, लेकिन जर्मन सैनिक देखते हैं कि बुजुर्ग का एक हाथ नहीं है, वो बर्फ हटाने के काम में कमजोर है, इसीलिए वो सबके सामने उसे गोली मार देते हैं। जब इसका पता ऑस्कर शिंडलर को चलता है तो वो बहुत गुस्सा होता है। वो नाजी अधिकारियों से शिकायत भी करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। 1941 तक पोलैंड के यहूदियों को कंसंट्रेशन कैंप्स में भेजा जाने लगा। शहर 2 हिस्सों में बंट चुका था। एक हिस्सा उन लोगों के लिए जो काम कर सकते थे और दूसरा हिस्सा बूढ़े, कमजोर या काम न कर पाने वाले लोगों के लिए था। जिनके पास वर्क परमिट नहीं था, उन्हें बेरहमी से मार दिया जाता था। एक बार स्टर्न अपना कार्ड घर पे भूल जाता है,
और उसे ट्रेन में बिठा के कंसंट्रेशन कैंप भेजा जा रहा होता है। मगर वहां पर ऑस्कर शिलर पहुंचता है और अपने पैसे और रुतबे के दम पे उसे बचा लेता है। इसी बीच हम कमांडर एमन गोथ को देखते हैं, जो एक क्रूर नाजी ऑफिसर है। वो प्लास्जो में कंसंट्रेशन कैंप के निर्माण की देखरेख करता है। वो अपने बेस से यहूदी मजदूरों पे नजर रखता है। जो भी काम में रुकता है वो उसे अपनी राइफल से मार देता है। वो इतना क्रूर होता है कि उससे बस बहस करने की वजह से ही वो एक यहूदी इंजीनियर को सबके सामने मार देता है। शिंडलर एक पहाड़ी पर घोड़े पे बैठ के यहूदी बस्ती का नरसंहार देखता है, जहां पर कमजोरों को, बीमारों को ढूंढ के मारा जा रहा होता है। लोगों को उनके परिवार से अलग किया जा रहा होता है। लोग चीख रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, सब तरफ बस खून ही खून। मानो यहूदियों की जान की कोई कीमत ही ना हो, जैसे वो लोग जानवर से भी बदतर हो। हम देख पाते हैं कि इस दृश्य को देख के ऑस्कर के अंदर बेचैनी होती है और आंखें भर आती है। भले ही वो खुद नाजी हो, मगर वो एक इंसान तो है। वो खास तौर पे एक लाल कोट वाली लड़की को नोटिस करता है जो नाजियों से छिप रही होती है, और बाद में उसकी लाश पड़ी हुई वो देखता है। गोएत अपनी यहूदी नौकरानी हेलेन हिर्श को बेरहमी से मारता पीटता है और बालकनी से लोगों को रैंडमली गोली मार देता है। कैदी हर पल मौत के डर में जीते हैं। इस फिल्म में कई ऐसे दृश्य हैं जिनको देख के आप असहज महसूस करेंगे। आप देखेंगे कि औरतों, मर्दों और बच्चों को अलग अलग कर दिया जाता है। जो लोग बीमार होते हैं उन्हें सबके सामने गोली मार दिया जाता है, क्योंकि वो नाजियों के काम नहीं आएंगे। सिर्फ एक मुर्गी की चोरी के लिए गोएत सबके सामने एक आदमी को गोली मार देता है। सभी लोग नाजियों से बचने के लिए घर के अंदर चैम्बर्स बना के छिप जाते हैं। बच्चे टॉयलेट की गंदगी में भी कूद के बस अपनी जान ही बचाना चाहते हैं, बस छिपना चाहते हैं कि कहीं उनको कंसंट्रेशन कैंप न भेज दिया जाए। दोस्तों, इस फिल्म में एक बहुत ही प्रसिद्ध सीन है जहां गोएत एक फैक्ट्री में जाता है। वहां एक यहूदी मजदूर को दिखाया जाता है जो एक फैक्ट्री में पिन बना रहा होता है। तभी गोएत उससे पूछता है, तुम सुबह 6 बजे से पिन बना रहे हो, लेकिन तुमने इतना कम पिन क्यों बनाया है? मजदूर जवाब देता है, उसे सुबह कोयला लाने भेजा गया था, इसीलिए वो कम पिन बना पाया। लेकिन गोएत उसकी बात नहीं सुनता। वो अपनी बंदूक निकालता है और मजदूर पे गोली चलाने लगता है, लेकिन उसकी बंदूक बार बार जाम हो जाती है। इसीलिए वो गुस्से में मजदूर के सिर पे ही बंदूक मार के वहां से चला जाता है। ये सीन हमें उस दौर की क्रूरता को दिखाता है जहां इंसानी जान की कोई कीमत नहीं थी। यहूदी मजदूरों को हर पल मौत का डर सताता था। दोस्तों, शुरुआत में शिंडलर सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करता था, लेकिन अब वो बदल रहा होता है। वो एमन गोएत से मिलता है और अपने मजदूरों को छुड़ाने के लिए पैसे ऑफर करता है। वो कहता है, मेरे मजदूरों के बिना मेरा बिजनेस रुकेगा। रिश्वत के दम पे वो कई मजदूरों को बचा लेता है। वो गोएत को रिश्वत देके अपनी फैक्ट्री के लिए एक सब कैंप बनवाता है, ताकि उत्पादन सुचारू रहे और मजदूर सुरक्षित रहे। आगे वो गोएत के दिल में भी इंसानियत जगाने की कोशिश करता है, मगर वो इतना क्रूर बन चुका होता है कि वो अच्छा इंसान बन ही नहीं सकता। एक दिन शिंडलर का जन्मदिन होता है। 2 यहूदी लड़कियां उसे बधाई देने आती है और वो एक यहूदी लड़की के गाल पे किस कर लेता है। ये देख के नाजी ऑफिसर्स नाराज हो जाते हैं, क्योंकि उस वक्त यहूदियों से भेदभाव आम था। शिंडलर को जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन उसकी ऊंची पहुंच के कारण उसे छोड़ दिया जाता है। जैसे जैसे जर्मनी युद्ध हारने लगता है, नाजी यहूदियों को और तेजी से कंसंट्रेशन कैंप में भेजने लगते हैं। शिंडलर को पता चलता है कि उनके मजदूरों को भी दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। वो अपने अकाउंटेंट स्टर्न के साथ मिलकर एक लिस्ट बनाता है 1100 यहूदी मजदूरों की, जिन्हें वो बचाना चाहता है, और यही है वो मशहूर शिंडलर लिस्ट, जिसके नाम पे इस मूवी का नाम भी रखा गया है। शिंडलर एमन गोथ को भारी रिश्वत दे के अपने मजदूरों को छुड़ाता है। वो कहता है, मैं अपने होम टाउन ब्रूनलिस्ट चेकोस्लोवाकिया जा रहा हूँ, जहाँ मैं नई फैक्ट्री शुरू करूंगा। मुझे मेरे मजदूर चाहिए। 2 ट्रेनें तैयार की जाती है, एक पुरुषों के लिए और दूसरी महिलाओं के लिए। पुरुषों की ट्रेन चेकोस्लोवाकिया पहुंच जाती है, लेकिन महिलाओं की ट्रेन गलती से ऑश्विच में कंसंट्रेशन कैंप भेज दी जाती है। कंसंट्रेशन कैंप में महिलाओं को गैस चैम्बर में भेजा जाता है। सभी डर जाते हैं, उनके बाल काट दिए जाते हैं, उन्हें नंगा किया जाता है, लेकिन तभी ऊपर से पानी गिरने लगता है। ये सिर्फ शावर होता है। शिंडलर वहां पहुंचता है और कैंप कमांडर रूडॉल्फ हॉस को हीरो की रिश्वत देके सभी महिलाओं को छुड़ा लेता है। आखिरी पल में कुछ बच्चों को एसएस रोक रहा होता है, लेकिन शिंडलर हस्तक्षेप करता है और कहता है कि ये भी मजदूर है,
छोटे छोटे मशीनों के पार्ट सिर्फ यही अपने हाथ डाल के साफ कर सकते हैं। ऐसा कह के वो उन्हें भी छुड़ा लेता है। वो उन्हें अपनी चेकोस्लोवाकिया की फैक्ट्री में ले जाता है, जहां उसने उनके रहने का पूरा इंतजाम किया होता है। वहां पर शिंडलर नाजी सैनिकों को सख्त हिदायत देता है कि कोई भी उसकी फैक्ट्री में बिना इजाजत के नहीं आएगा। वो यहूदियों को उनके रीति रिवाजों के अनुसार प्रार्थना करने की इजाजत देता है, जो उस वक्त पूरी तरह से प्रतिबंधित था। मजदूरों को जिंदा रखने के लिए वो अपनी सारी दौलत रिश्वतों में और दूसरी कंपनियों से खाली गोले खरीदने में लगा देता है, क्योंकि चेकोस्लोवाकिया में दोस्तों उसने बम के गोले बनाने की फैक्ट्री डाली थी। 7 महीनों में उसकी फैक्ट्री ने एक भी काम का हथियार नहीं बनाया होता है। वो अपने होम टाउन में अपनी पत्नी को चर्च में सरप्राइज कर देता है, जिसके बाद उसकी पत्नी भी उसके साथ फैक्ट्री में मदद करने आती है। शिंडलर की फैक्ट्री घाटे में चल रही थी। उसने अपनी सारी जमा पूंजी यहूदियों को बचाने में लगा दी थी। उसका अकाउंटेंट स्टर्न हैरान होता है कि शिंडलर ने सब कुछ दांव पे लगा दिया। एक दिन रेडियो पे खबर आती है कि जर्मनी ने युद्ध में आत्मसमर्पण कर दिया है। शिंडलर अपने मजदूरों को बुलाता है और कहता है, अब तुम सब आजाद हो। जर्मन सैनिकों को आदेश दिया गया है कि वो तुम्हें मार दे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वे अपने घर लौट जाए और एक नई जिंदगी शुरू करे। जिसके बाद जर्मन सैनिक वहाँ से चले जाते हैं। शिंडलर और उसके मजदूर 3 मिनट का मौन रखते हैं उन सभी की याद में जो इस नरसंहार में मारे गए हैं। एक मजदूर जिसके पास सोने का दांत था, उस दांत को वो पिघला के शिंडलर के लिए एक अंगूठी बनाता है। उस पे लिखा होता है, जिसने एक जान बचाई उसने पूरी इंसानियत बचाई। शिंडलर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है, काश मेरे पास और पैसे होते तो मैं और लोगों को बचा सकता। स्टर्न जवाब देता है, यहाँ 1100 लोग हैं जो आपकी वजह से जिंदा है। शिंडलर शर्मिंदा होता है। वो कहता है कि उसने अपनी कार क्यों नहीं बेच दी, गोल्डन पार्टी बैच क्यों नहीं बेच दी। वो ऐसा करके कई और जिंदगियां बचा सकता था। वो वहां पे बिलख बिलख के रोने लगता है। उसके बाद शिंडलर को अपनी पत्नी के साथ चेकोस्लोवाकिया छोड़ना पड़ता है, क्योंकि सोवियत सेना के नजर में वो एक नाजी अपराधी था। अगली सुबह एक सोवियत अफसर आता है और कहता है कि तुम सब आजाद हो। तुम सब पूर्व की तरफ मत जाओ, क्योंकि वहां लोग तुमसे नफरत करते हैं। यहूदी ग्रामीण इलाकों की ओर चल पड़ते हैं और दूसरी तरफ कमांडर एमन गोएत को युद्ध के अपराधों के लिए पकड़ लिया जाता है और उसे फांसी दी जाती है। फिल्म के अंत में हमें आज का समय दिखाया जाता है। ऑस्कर शिंडलर की मृत्यु 1974 में 66 साल की उम्र में हुई थी। शिंडलर और उसकी पत्नी को राइटियस अमंग द नेशन घोषित किया गया और उनके सम्मान में गार्डन ऑफ द राइटियस अमंग द नेशन में एक पेड़ लगाया गया। जेरूसलम में उनके नाम का एक पेड़ लगाया गया है, जो आज भी मौजूद है। फिल्म में शिंडलर का किरदार निभाने वाले अभिनेता लियाम नीसन असल जिंदगी में उन यहूदियों के साथ जिनकी जान शिंडलर ने बचाई थी, उनकी कब्र पे जाते हैं। यहूदी परंपरा के अनुसार उनकी कब्र पे पत्थर रखते हैं और लियाम नीसन 2 गुलाब रखते हैं। दोस्तों, फिल्म के रिलीज के समय पोलैंड में 4000 से कम यहूदी बचे थे, पर शिंडलर यहूदियों के 6000 से भी ज्यादा वंशज दुनिया में हैं। दोस्तों, शिंडलर्स लिस्ट सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि इंसानियत की ताकत की कहानी है। ऑस्कर शिंडलर ने दिखाया कि सबसे अंधेरे वक्त में भी एक इंसान दुनिया बदल सकता है। इस फिल्म ने हमें सिखाया कि हालात चाहे कितने भी बुरे हो, इंसानियत और हिम्मत कभी नहीं हारती। तो दोस्तों, उम्मीद है मुझे कि ये ऑस्कर विनिंग मूवी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसी ही ऑस्कर विनिंग मूवीज आप तक पहुंचती रहे। तो मिलेंगे किसी और ऐसे ही ऑस्कर विनिंग मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग ऑस्कर ऑन पॉइंट।